न्यूक्लिक अम्ल के पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कार्बनिक अणुओं का एक बहुलक होता है, ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। और उसी में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आज इस सेकेंड पार्ट में हम डीएनए को समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है और कैसे बनता है। तो चलो हेडिंग लगाएंगे हम डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि डी का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबोज और एन का अर्थ होता है न्यूक्लिक, ए का अर्थ होता है एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यानी कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुलक क्या होते हैं। तो देखो, बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु का अर्थ होता है बहुत अधिक और लक का मतलब होता है एक लक। यानी कि जब कोई यौगिक बहुत सी एक समान एक लक इकाइयों से मिलकर बनता है तो उसको उसका बहुलक बोल दिया जाता है। जैसे कि जो बूंदी का लड्डू होता है वो कई एक समान बूंदियों से मिलकर बना होता है, तो उसमें बूंदी उसकी एक लक इकाई होगी, लेकिन जो पूरा लड्डू है वो उसका बहुलक होगा। यानी जो तो बूंदी एक लक इकाई है और लड्डू पूरा बहुलक है। तो उसी प्रकार से डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये इसकी एक अलग इकाई है न्यूक्लियोटाइड। तो जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएं तो फिर वो बनाती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर बनाती हैं डीएनए का एक अणु। तो अब हम समझेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल है, और न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं पेंटोज शर्करा से, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट ग्रुप से। ठीक है, तो हम इन्हीं को समझेंगे अब किस तरीके से होते हैं। देखो, जब मैं क्या करूँगा, इसमें पेंटोज शुगर को मैं दर्शाऊंगा कैसे, एस से, और नाइट्रोजन बेस को मैं दर्शाऊंगा कैपिटल बी से, और फॉस्फेट ग्रुप को मैं दर्शाऊंगा कैपिटल पी से। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे ना शुगर प्लस बेस मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप ये मिलके बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे ध्यान रखना है, ठीक है इनका। यदि न्यूक्लियोटाइड को समझना है ना तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर से, शुगर और बेस मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। देखो, एक कोई बड़ी अंग्रेजी नहीं है, नहीं तो बच्चों का क्या बहाना रहता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन सब चलाते हैं ना, एंड्रॉइड भी इंग्लिश में होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे भी तुम ए इशू नहीं बनाते उसको ना चलाने का, तो वहाँ ऐसी उसी प्रकार से यहाँ पढ़ने का भी इशू नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कोई कठिन इंग्लिश नहीं है ना, सब सिंपल है। जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। और थोड़ा सा बुक को भी खोल के पढ़ लिया करो, है ना, थोड़ा सा और समझ में आए। क्या है, शुगर प्लस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शुगर प्लस बेस क्या है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है ना, तो इसी को ऐसा लिखो, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, यानी फॉस्फेट समूह जुड़ जाए, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा। बस पूछने का तरीका चेंज कर लिया है, बात वही है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे पॉइंट है, सिमिलर ही हैं, एक ही बात है ना। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है।
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। जब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाए तो उसी को डीएनए का एक अणु बोल दिया जाता है। यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर डीएनए का एक अणु बनाते हैं। तो अब हम समझेंगे इसमें कि एक्चुअल में बनते कैसे हैं, है ना। तो अभी तक हम इसमें समझ चुके। देखो पेंटोस शुगर का पहले थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम समझ लो क्या होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर होती है 2 प्रकार की। सबसे पहली होती है राइबोज शुगर यानी राइबोज शर्करा, और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर यानी कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे राइबोज शर्करा का फॉर्मूला कैसे होता है ना। राइबोज शुगर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो राइबोज शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, C5H10O5, ये इसका अणुसूत्र होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ पे ये हर कोने पे क्या है, कार्बन है, केवल इसको छोड़ के। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। और एक कार्बन जुड़ा होता है इसमें, कहाँ, यहाँ पे ऐसे करके। देखो अब यहाँ पे इसमें अंदर की साइड क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है सबके साथ, और इसमें एक एक OH का अणु होता है, OH 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 तो इस प्रकार से हर कार्बन के पास 4 बंध होंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सब, हर कार्बन के पास 4 बंध हैं, ठीक है। अब इसमें देखो तुम काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 यानी कि C5। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि H10। अब O5, O को भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो O5 हो गया। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है राइबोज शुगर का। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सेकंड किसका, डीऑक्सी राइबोज शर्करा यानी कि इसका। तो कुछ इस प्रकार से होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसका नाम है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी कि सबसे पहले हम इसका यहाँ पे क्या लिखें, अणुसूत्र लिख लें। क्या होता है, C5 होता है, H10 होता है और O4 होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे जो कार्बन नंबर सेकंड होता है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो कुछ 1 2 3 4 5। तो देखो ये 2 नंबर का कार्बन है, इस पर क्या एक ऑक्सीजन की कमी है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C5H10O4। काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5, तो C5 और H10 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10 हो गए। और O4 होंगे यहाँ, इसमें देखो 1 2 3 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ए स्ट्रक्चर होता है किसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर का। देखो इसका नाम है डीऑक्सी।
ऑक्सी का होता है ऑक्सीजन और डी का होता है कम, डिक्रीज, है ना। मतलब राइबोज शुगर की तुलना में डीऑक्सी राइबोज शुगर में ऑक्सीजन के एक परमाणु की कमी होती है। देख लो यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, इसका फॉर्मूला C5H10O4। तो इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंट होता है, अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अब हम समझेंगे कि शुगर प्लस बेस बन के न्यूक्लियोसाइड कैसे बना लेते हैं और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के न्यूक्लियोटाइड कैसे बना लेते हैं, और कई न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे बनाते हैं, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए का एक अणु कैसे बनाती हैं, ठीक है। तो इतना इसको पहले नोट कर लो, आगे चलते हैं अब इसमें। देखो अब हम समझेंगे क्या कि जैसा कि अभी हम ऐसी संक्षिप्त में समझ चुके हैं कि शुगर और बेस जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये है एक पेंटोज शुगर। कौन सी पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C5H10O4। इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी है, तो ये डीएनए की जो राइबोज शुगर होती है वो वाली है। हम पढ़ चुके हैं कि जब शुगर में बेस जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है, यहाँ पे कोई बेस जोड़ दो तुम, नाइट्रोजन बेस। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ूंगा किसको, एडेनिन को, एडेनिन, ए का मतलब एडेनिन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन जुड़ जाए, है ना, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, यानी कि शुगर से जब नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो जिस बंध से जुड़ता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि जब डीऑक्सी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है तो ये बन जाता है फिर क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो अभी ये क्या हो गया है, न्यूक्लियोसाइड हो गया है। लेकिन हम ये भी आगे पढ़ चुके हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी कि इसी को ऐसा ही बोल सकते हैं कि जब शुगर प्लस बेस में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो इसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। एक ही बात है, जैसे चाहे बोल दो, बस बोलने का तरीका चेंज कर दिया है। तो ऐसे पूछने का तरीका चेंज हो जाता है एग्जामिनर का, लेकिन बात वो यही पूछ रहा है, ठीक है, दोनों के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे अब जैसे ये अपना न्यूक्लियोसाइड हो गया है, तो अब जब न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 पर, ये कार्बन नंबर 5 है यहाँ पर, कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए ऐसा करके, पी का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का अणु है, ठीक है। और जिस बंध से यहाँ पे जुड़ता है इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर, अच्छा एक न्यूक्लियोटाइड से जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो उस बंध को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि जब शुगर से नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यानी कि जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा था तब ये क्या बन गया था, न्यूक्लियोसाइड बन गया था। लेकिन जब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा तो फिर एक बन जाता है पूरा न्यूक्लियोटाइड का अणु, ठीक है। तो ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड, एक से जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो जब कई ऐसे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाते हैं, और ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलकर डीएनए का एक अणु बनाते हैं, जो कि हम डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में पढ़ेंगे बाकायदा डायग्राम के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा विद डायग्राम के, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि जब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं, और जब न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड, क्यों, क्योंकि डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, तो ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है,
और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलकर डीएनए का एक अणु बनाती है। अब इसके बाद हम डीएनए का जो डायग्राम है उसको हम समझेंगे काय में, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।